शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मोहम्मद अहमद DI खान से। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि आज आपके साथ मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी एक फ्रेंड है। हम लोगों के घर उनका आना जाना है क्योंकि वो जो मेरी बड़ी सिस्टर की फ्रेंड है उनका नेम अंदलीब ज़ैनब है और वो बचपन से उनके साथ पढ़ती हैं और हम लोगों के घर उनका आना जाना है, इसलिए इतना पर्दा वगैरह भी नहीं है। तो वो अपनी एक कहानी हमें बताती हैं। पुरानी बात है जब उनके दादा अब्बू ने उनके अब्बू को और उनके चाचू को ज़मीन बांट कर दी तो उन दोनों के हिस्सों में ज़मीन का बराबर हिस्सा आया। दोनों का बराबर हिस्सा था, लेकिन उनके जो चाचू थे उनको ये लगता था कि जैसे अंदलीब के अब्बू जो है उनके पास ज़्यादा ज़मीन आई है, क्योंकि इन लोगों की ज़मीन लंबाई में थी और इनके चाचू की ज़मीन चौड़ाई में थी। अब इनको हर वक्त बस यही रहता था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उस दौर में पुलिस वगैरह तो होती को नहीं थी, पंचायत होती थी और ये DI खान से 1 घंटा की मुसाफत पर एक गांव है सांगरा, वहाँ पर वो लोग रहते थे। तब अंदलीब कहती है कि अब हम लोगों के जो चाचू थे वो हम लोगों के पीछे पड़ गए, हम लोगों के दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि बाकायदा पंचायत बिठाई गई कि जाकर उस ज़मीन की पैमाइश की जाए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब पंचायत ने जाकर बाकायदा वहाँ पर पैमाइश की तो दोनों की जो ज़मीन के हिस्से थे वो बराबर थे। पंचायत ने उनको ये कह दिया कि ये आप लोगों का बराबर है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन का लंबाई में है और एक ज़मीन चौड़ाई में है ये बिल्कुल बराबर। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने। उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अंदलीब लोगों पर उन लोगों ने जादू टूना करवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन के बाद दादा अबू बीमार हो गए। दादा अबू जब बीमार हुए तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर को समझ ही नहीं आई कि उनको क्या हुआ है और क्या नहीं। कुछ दिन के बाद उनकी वफ़ात हो गई, वो फौत हो गए। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एकदम से दादा अबू को क्या हो गया। जब दादा अबू फौत हुए तो उसके बाद अंदलीब लोगों के घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इन लोगों के कपड़े गायब हो जाते थे, या इन लोगों के जो नए कपड़े होते थे वो फट जाया करते थे। अगर छत पर धोकर कपड़े बिछाते थे तो कपड़े गायब हो जाते थे और 2 दिन के बाद इन लोगों को फटे हुए कपड़े मिलते थे। इनके घर में खून के छींटे आना ये एक आम बात थी। कभी घर की किसी दीवार पर नज़र आते थे तो कभी घर के किसी फर्श पर नज़र आते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अंदलीब कहती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी तो एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे प्यास लगी थी। तो मेरी आँख खुली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम लोगों के कमरे का जो रोशनदान है वहाँ से कोई झांक कर मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, क्योंकि अक्सर बिल्लियाँ इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं। मैंने दूसरी तरफ फेस कर लिया और मैं फिर लेट के भी मैं पानी पीने के लिए उठी ही नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे प्यास जब ज़्यादा लगी तो मैंने सोचा मैं उठकर पानी पी लेती हूँ। जैसे ही मैं उठने लगी तो मैं क्या देखती हूँ, जो रोशनदान में चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जो आंखें और एक चेहरा नज़र आ रहा था, वो बाकायदा रोशनदान से बाहर हम लोगों के कमरे में कोई नीचे उतर रहा है और इस तरह से नीचे उतर है जैसे दीवार के ऊपर रींग के कोई नीचे उतर है। उसकी टांगें रोशनदान से बाहर थी और बाकी का सारा जिस्म हम लोगों के कमरे में था और वो रींग कर नीचे उतर रही थी। वो एक औरत थी जिसका बहुत ही ज़्यादा डरावना चेहरा था और उसका जिस्म बहुत ज़्यादा लंबा था।
हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, आंखें सुर्ख रंग की थी और उनमें अंगारे चल रहे थे। जिस्म जो था वो मोटा भी था और बहुत ज़्यादा लंबाई में उसके पाँव बाहर तक थे और आधा जिस्म जो था वो उसका ज़मीन तक पहुंच भी गया था। और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। जैसे ही अंदलीब ने देखा, अंदलीब ने चीख मार दी। उसकी चीख सुनकर पास सोए हुए सब जाग गए और वो मखलूक गायब हो गई। अंदलीब ने कहा कि मैंने अभी यहाँ पर किसी चीज़ को देखा है। वो रोशनदान से अंदर ज़मीन की तरफ हम लोगों की दीवार के ऊपर रेंगती हुई आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, कोई औरत सी थी, जिस पर उसके घर वालों ने ये कह दिया कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अंदलीब कहती है कि जब हम लोगों के घर में ये वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए तो वो लोग सांगरा छोड़कर DI खान शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन लोगों ने घर ले लिया, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनकी जो चची और वो जो लोग थे, उन लोगों ने उनके ऊपर वार करना नहीं छोड़े। बदतजरीज उनके ऊपर वो वैसे ही जादू टूना करते रहे। अंदलीब के जो फादर थे, उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी था, तो DI खान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। दिन के टाइम DI खान में उनका जो वो मेन सिटी है, वहाँ पर ट्रक्स आना अलाउड नहीं है। जो भी ट्रक होते हैं वो रात के टाइम आते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, अंदलीब के जो फादर थे अपने ट्रक के ऊपर बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लोड करके तो अपने शहर में लेकर आ रहे थे DI खान में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस था और ये काम भी था। वो कहते हैं कि जब मैं सांगरा रोड से होकर DI खान आ रहा था तो वो रोड बिल्कुल वीरान, सुनसान और ऐसा रास्ता था जिसके दोनों अतराफ में जंगल था। रात तकरीबन 2 बजे का टाइम था। जैसे ही मैं इस रास्ते पर आ रहा था तो मैंने ट्रक की लाइट में देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई है और उसने एक बच्चा भी उठाया हुआ है। जब अंदलीब के फादर ने देखा कि इतनी रात को एक अकेली औरत सड़क पर खड़ी है तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, इससे पूछ लूं, अगर इसने जाना है तो मैं इसको कहीं छोड़ दूंगा। अंदलीब के फादर ने उसके पास ट्रक खड़ा किया और उससे ये पूछने लगे कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं शहर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। ये इलाका बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर डाकू भी होते हैं जो रात के टाइम लूट लेते हैं, तो ख़तरे की बात है। उस औरत ने अंदलीब के फादर की तरफ देखा और ये कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ जहाँ जा रहे हो, मेरा रास्ता रोकने की ज़रूरत नहीं है। अंदलीब के फादर को ये बात बड़ी अजीब लगी कि कितनी बदतमीज़ किस्म की ये औरत है, मैं मदद करना चाह रहा हूँ और इसने मुझे यूँ कह दिया। उन्होंने परवाह नहीं की, अपना ट्रक चलाया और उससे आगे निकल गए। अभी वो कहते हैं कि मैं 10 गज़ ही आगे गया हूँगा तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरा ट्रक तो इतना ऊंचा है, क्योंकि जो ट्रक होता है उसकी हाइट और नॉर्मल जो हम लोगों का व्हीकल होता है, जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी हाइट में डिफरेंस होता है। ट्रक पर जो इंसान बैठा होता है, अगर वो अपनी विंडो से बाहर झांक कर देखे तो सड़क पर खड़े इंसान को नीचे सर करके देखना पड़ेगा, लेकिन वो जिस औरत से मुखातिब थे वो बिल्कुल उनके लेवल पर थी। इतनी ऊंची हाइट किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। उनको वहम हो गया कि ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई गैर मरी मखलूक थी, कोई चुड़ैल या डाइन थी जिसको मैंने देखा है। वो डर गए, उन्होंने अपना ट्रक बहुत तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया। जैसे वो कहते हैं कि मैंने वो रोड क्रॉस किया, उसके आगे उनका घर आना था, वो अब सीधा अपने घर की तरफ भागे। वही मखलूक उनको अपने घर के बाहर खड़ी नज़र आई, वही औरत, उसने बच्चा उठाया हुआ था, लेकिन उसका जो कद था वो उससे भी ज़्यादा लंबा हो चुका था, ट्रक से भी ऊंचा था। अंदलीब के अब्बू बहुत घबराए, अल्लाह अकबर ऊंचा सा कहा, आयतल कुर्सी पड़ी, फ़ौरन से ट्रक खड़ा किया और भागकर अपने घर आए। दरवाज़ा खटखटाया, घर वालों ने दरवाज़ा खोला, बहुत घबराए हुए थे। अपनी मिसेस को बताई सारी बात कि इस तरह से रास्ते में मैंने एक औरत देखी है और उसके बाद वही औरत दोबारा मुझे घर के पास नज़र आई है, लेकिन उस औरत का कद बहुत ज़्यादा लंबा था, जिस पर उनकी अम्मी का ये कहना था कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता, किसी इंसान का इतना कद कैसे हो सकता है, वो कोई जिन्नात होगा, कोई चुड़ैल आफत होगी। दोबारा कभी भी रास्ते में अगर आप इतनी रात को किसी को खड़े देखें तो अपना ट्रक आपने नहीं रोकना, पता नहीं वो क्या मखलूक थी और आप बच गए हैं। खैर ये बात भी गुजर गई और उसके अब्बू की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई, कुछ दिन गुजरे वो ठीक हो गए। गर्मियों का मौसम था तो अंदलीब कहती है कि हम लोग सारे अपने सहन में सो रहे थे, जैसे एक टिपिकल कल्चर है पंजाब का, गर्मी के मौसम में लोग सहन में सोते हैं या छतों पर सोते हैं। एकदम से अंदलीब के भाई को आवाज़ आई जैसे उन लोगों की छत के ऊपर किसी ने छलांग लगाई है। अभी वो जाग रहा था, उसने देखा कि रात के इस पहर हम लोगों की छत पर किसने छलांग लगाई होगी, कहीं कोई चोर ना आया हो। उसने फ़ौरन सहन में खड़ी हुई सीढ़ी अपने छत पर लगाई और सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर देखने लगा। अभी वो छत पर तो गया ही नहीं था, अभी वो सीढ़ी के ऊपर ही था, तो उसको छत नज़र आ गया, यानी वो सीढ़ी पर कुछ स्टेप ऊपर चढ़ा तो वो क्या देखता है कि सामने छत के ऊपर एक जानवर नुमा मखलूक है।
जिसका चेहरा भेड़िए की तरह है और जिस्म भी भेड़िए की तरह है, और अपनी 2 टांगों पर वो बैठी हुई है, बहुत लंबी दुम है उसकी, और जो हाथ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत बड़े पंजे हैं। जो चेहरा है वो हद से ज़्यादा डरावना है, और आंखें ऐसे जैसे खून आलूद आंखें होती हैं, और दांत भी बहुत लंबे हैं और हुर्रा रही है, और उसका जो वजूद है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही अंदलीब के भाई ने ये देखा, उसकी हालत बहुत गैर हो गई, उसने चीखना शुरू कर दिया और एकदम से बहुत तेज़ी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा और बेहोश हो गया, और ठंडे पसीने आ रहे थे। घर वाले डर गए कि पता नहीं इसने क्या देख लिया, ऊपर क्या था क्या नहीं। उसको होश ही नहीं थी आ रही, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। जैसे कैसे करके सुबह तक उसकी हालत कुछ संभली तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर का ये कहना था कि इसने कुछ बहुत ज़्यादा डरावना देखा है, जिसकी वजह से डीप शॉक में चला गया था। उसका इलाज हुआ, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए। अंदलीब कहती है एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों के घर में बेरी का दरख्त लगा हुआ था, तो मैं बेरी के दरख्त के ऊपर चढ़कर बेर तोड़कर खा रही थी। मैं एक शाख के ऊपर बैठकर बेर तोड़ रही थी तो एकदम से दरख्त को ज़ोर ज़ोर से किसी ने हिलाना शुरू कर दिया नीचे से। मैंने समझा कि मेरे भाई को आदत है शरारतें करने की, वो होगा। तो मैंने अपने भाई से ये कहा कि मुझे तंग ना करो, मैं गिर जाऊँगी, मुझे बेर तोड़ने दो। उसको जब उसने सुना कि मेरे भाई ने तो आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया और दोबारा से दरख्त को ऐसे हिलाया जा रहा है, उसने गर्दन घुमाकर जैसे ही नीचे देखा तो दरख्त के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने स्याह लिबास पहना हुआ था और सर के बाल उसके खुले हुए थे। इतने गंदे बाल थे कि जैसे सदियों से धोए ही नहीं हैं। उनमें गिरा लगी थी, मिट्टी थी, कचरा था, और जो चेहरा था उस पर हद से ज़्यादा झुर्रियाँ थी। बहुत ज़्यादा झुर्रियों वाला चेहरा और खौफनाक चेहरा था। हाथ ऐसे थे जैसे जले हुए हैं, और उसने वो दरख्त को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। अंदलीब ने ऊपर ही बैठकर चीखना शुरू कर दिया। जब उसने चीखें मारी तो वो काले रंग का धुआं बनकर गायब हो गई। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे कि ये वाक़यात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन लोगों को डाउट था कि इन लोगों की जो चची थी, वो जब भी ये लोग उनके घर जाते थे, चाय में किसी चीज़ में इन लोगों को तावीज़ पिलाती थी, क्योंकि ये लोग बीमार हो जाते थे और घर में ऐसे वाक़यात शुरू हो जाते थे। इन लोगों ने रुख किया किसी साहिब इल्म हस्ती का कि हम लोग पता लगवाते हैं आखिर ये मामलात क्या हैं, हमें हर वक्त ये जिन्नात, ये मखलूक़ात ये क्यों नज़र आ रहे हैं, और घर में खून के छींटे और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब हम लोग किसी आमिल के पास गए, उन्होंने पढ़ाई लगाई, सारा कुछ उनको बताया, वो घर आए, उन्होंने घर में खून के छींटे देखे, वो दरख्त देखा। उनका ये कहना था आपके किसी बहुत करीबी ने आप लोगों के ऊपर बहुत सख्त इल्म करवाया है काले जादू का, कि आप लोग सब पागल हो जाएं और इस घर को छोड़ दें और वो लोग कब्ज़ा कर लें, आप लोग ज़मीन को भी छोड़ दें। कुछ तनाज़ा है आपका किसी के साथ। उसी तावीज़ों की वजह से किसी बुज़ुर्ग की जान भी गई है आपकी फ़ैमिली में, वो ता भी नहीं ला सके उन तावीज़ों को। वही आपके ऊपर दिन रात तावीज़ कर रहे हैं कि आप लोगों के ये हालात हो जाएं कि आप लोग इन मखलूक़ात को देख देख कर पागल हो जाएं। वो लोग बड़े ज़्यादा परेशान हुए। लोगों ने अपने चची का, अपने चाचू का नाम दिया, तो वो जो आमिल थे उनको पता चल गया। उन लोगों ने ये कहा कि यही आप लोगों के घर सब कुछ कर रहे हैं, आपके घर में तावीज़ात भी हैं और आप लोग बाकायदा तावीज़ पीते भी हैं और खाते भी हैं जब आप लोग उनके पास जाते हैं। अगर ज़िंदगी प्यारी है तो उनसे कट ऑफ कर दें, वरना वो आप लोगों की जान लेकर सांस लेंगे। इन लोगों ने घर चेक करवाया, घर में तावीज़ निकले, फिर इन लोगों ने अपना अमल शुरू करवा दिया, उन्होंने तावीज़ लगाए, सारा कुछ किया। इन लोगों ने अपनी उस चची के साथ बायकॉट कर दिया, उनके घर आना जाना सब कुछ ख़त्म कर दिया। लड़ाई झगड़े हो गए। इन लोगों ने बाकायदा बोल कर कह दिया कि आपने हमारे ऊपर काले जादू के तावीज़ करवाए हैं, हमारे साथ ये हालात हुए हैं, यहाँ तक कि दादा अब्बू की भी डेथ हो गई, तो आप इतने ज़ालिम हैं, इतना आपने जुल्म किया है हम लोगों के ऊपर। उनकी लड़ाई होगी, ऐसा फसाद पड़ा कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया। अब खुशी हो या गमी हो, ये लोग एक दूसरे के घरों में नहीं आते। अब अंदलीब कहती है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हम लोगों ने बाकायदा अमल की काट करवाई, उसके बाद हम लोगों को कभी वो मखलूक़ात नज़र नहीं आई, कभी कोई बीमार नहीं हुआ। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद अहमद ने DI खान, डेरा इस्माइल खान से शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सुहेल इंडिया से शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि अमेरिकन नेशनल था। उसने जब इंडिया वापस आना था तो उसने ऑनलाइन एक हवेली परचेज़ की। हवेली को देखा नहीं, जैसे ऑनलाइन चीज़ें आ रही होती हैं कि आप कोई घर भी ख़रीद सकते हैं, चाहे आपने रेंट पर लेना हो, चाहे आपने परचेज़ करना हो।
इसी तरह से उसने एक हवेली परचेज़ कर ली और अपनी बीवी और 1 साल के बेटे को लेकर वो इंडिया पहुंच गया। जब उसने वो हवेली ख़रीदी तो डायरेक्ट अपनी हवेली में ही गया। जब हवेली में आया तो हवेली बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार, वीरान और इतनी सुनसान थी जैसे यहाँ पर कभी सालों से कोई आया ही नहीं है। जबकि जो ऐड देखकर उसने ख़रीदी थी उसमें ये हवेली इतनी कदीम और पुरानी नहीं आ रही थी। खैर उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, कीज़ ले ली जिस किसी से लेनी थी। तो जब उस हवेली के अंदर आए तो हवेली अंदर से भी उतनी ही खंडर नुमा और बहुत पुरानी पुरस्कार सी हवेली थी। जैसे कैसे करके वहाँ पर लाइट्स ऑन की। अभी वो लोग कहते हैं कि हम लोग अंदर दाखिल ही हुए थे तो हम लोगों को एक तरफ से शायद कोई बेसमेंट का हिस्सा था, वहाँ से 4 बच्चे ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। इन लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। बंद हवेली में ये 4 बच्चे कहाँ से आ गए हैं? इन लोगों ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन बच्चों की उम्रें 4 से 5 साल के करीब होंगी। उन बच्चों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया और इन लोगों से ये कहा कि हम लोग तो यहीं पर रहते हैं। अब ये लोग परेशान हो गए। नितिन की वाइफ का नेम नीता था। नीता ने ये कहा कि ये क्या मजाक है, ये बच्चे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? जिस पर उसके शोहर ने कहा कि हो सकता है आस पड़ोस के कोई बच्चे हों तो दीवार फलांग कर आ गए हों, जैसे बच्चों को आदत होती है। नीता ने ये कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, यहाँ पर वॉशरूम किस साइड पर है? उन बच्चों ने एक दूसरे को देखा और कहने लगे आंटी आए हम आपको वॉशरूम में ले जाते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाएंगी, सामने ही वॉशरूम है। नीता उनके साथ वॉशरूम में चली गई और नितिन ने यह कहा कि मैं गाड़ी से बाकी सामान निकाल कर रखता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। नितिन बाहर चला गया और नीता बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे चली गई। तकरीबन नितिन को आधा घंटा लगा। उसने सामान वगैरह रखा और मार्केट से कुछ खाने पीने के लिए लेने चला गया। जब वो वापस आया तो वो क्या देखता है कि जो नीता और उसका बच्चा है वो पूरी हवेली में कहीं पर भी नहीं है। अब ये बार बार उनको आवाज़ें दे रहा था कि तुम लोग कहाँ चले गए हो, नीता तुम कहाँ हो, बेबी कहाँ है, लेकिन इसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी इसने कहा कि पता नहीं इस हवेली में कितने कमरे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। तभी इसको नीता की आवाज़ आई 25 कमरे हैं। इसने पीछे पलट कर देखा तो नीता खड़ी हुई थी। इसने कहा कि तुम्हें कैसे पता 25 कमरे हैं? नीता ने यह कहा कि मैंने सारे कमरे गिन लिए हैं। नितिन ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी कमरे भी गिन लिए हैं? चलो आओ इधर बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया हूँ। जिस पर नीता ने यह कहा कि अब मैं चाय बना कर लाती हूँ। नितिन ने यह कहा हमें अभी आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, हमारे पास ना कोई सामान है, ना हमें किचन का पता है, ना हमने कोई सामान अभी खोला, तो तुम चाय कैसे लेकर आओगी? जिस पर वो ये कहने लगी कि नहीं यहाँ पर सब कुछ है। उसे उसका अजीबोगरीब बिहेव समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि शायद सफ़र की थकी हुई है तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। जैसे कैसे करके उन लोगों ने वो रात गुजार ली। अगली सुबह नितिन बाहर गया, कुछ घर का सामान वगैरह लेकर आया, घर को सेट किया। उसकी जो वाइफ थी उसकी हरकत बहुत ज़्यादा, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था, हरकतें चेंज हो गई थी। वो इतनी हंसने खेलने वाली, इतना ख्याल रखने वाली औरत जो थी वो एकदम से बदल गई। नितिन उसको बार बार कहता था कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर अजीबोगरीब तरह से प्रिटेंड कर रही हो, मैं तुम्हें जहाँ पर बैठा छोड़ कर जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ तुम वहीं पर बैठी होती हो, ना तुम कपड़े बदल रही हो, ना मुझे बच्चे की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हर वक्त सोया रहता है, ये क्या माजरा है? जिस पर वो ये कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस नई जगह है तो मैं ठीक हो जाऊँगी। कुछ दिन गुजरे, उसने वहाँ पर अपना कोई काम वाम भी सेट कर लिया, लेकिन उसकी मिसेस की वही चाल ढाल, वही सब कुछ अजीब था। जहाँ पर वो उसको सुबह छोड़कर जाता था शाम तक वो वहीं पर रहती थी। अब उसको कुछ डाउट सा होने लग गया कि ये कैसे मुमकिन है। उसने ये कहा अपनी वाइफ नीता से कि चलो आओ आज बाहर चलते हैं, मैंने तो कभी बेबी की आवाज़ भी नहीं सुनी, ये रात भी सोया रहता है, ये दिन भी सोया रहता है, पहले तो ये बोलता चालता था, रोता था, इसके होने का मुझे एहसास रहता था, तुम हर वक्त इसको गोद में लेकर बैठी रहती हो, तुम थकती नहीं हो, लाओ इसको मुझे दे दो। तभी उसने अपने साथ लगा लिया और ये कहने लगी नहीं नहीं ये मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरे पास ही रहेगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये रोने लग जाएगा। उसने कहा कि आज हफ्ता हो गया है, तुमने कपड़े नहीं बदले, तुम उठो कपड़े चेंज करो, तुम बोर नहीं होती सारा दिन इस घर में, आओ मैं तुम्हें बाहर आउटिंग पर लेकर जाता हूँ। जिस पर नीता ने ये कहा कि नहीं मैं क्यों बोर होंगी, इस घर में तो इतने लोग हैं। नितिन ने ये कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इस घर में सिर्फ तुम, मैं और हमारा बच्चा रहते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जिस पर नीता ने ये कहा इस घर में वो 4 बच्चे भी रहते हैं, इस घर में एक बूढ़ी दादी भी रहती हैं और इस घर में एक लड़की भी रहती है, वो देखो सब तुम्हारे पीछे हैं। जैसे ही नितिन ने पीछे खड़े होकर देखा उसको कोई भी नज़र नहीं आया।
उसने ये कहा कि तुम्हारे दिमाग पर किसी चीज़ का असर हो चुका है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एकदम से नितिन को अपने आसपास से बोलने की आवाज़ें आने लगी और हंसी की आवाज़ें आने लगी। जैसे उसने पीछे पलट कर देखा तो उसको खौफनाक चेहरों वाले कुछ वजूद नज़र आए जो उसको ये कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, ये हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करती। नितिन ने जब ये माजरा देखा कि ये तो खौफनाक चेहरों वाली कोई मखलूक है और इस हवेली में रहते हैं वही 4 बच्चे भी और ये औरत भी, नितिन ने फ़ौरन से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ भागा कि चलो यहाँ से बाहर, ये तो जन्नत वाली जगह है। जैसे वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसका हाथ छुड़वाया और पलक झपकते दोबारा अंदर हवेली में चली गई। उसको बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं इसको बाहर गेट तक लाया हूँ और वो एकदम से इतनी दूर दरवाजे के पास खड़ी होकर पूरा सहन क्रॉस करके हंसी जा रही है और इसकी आंखें भी अजीब हैं, ये कैसे मुमकिन है। तभी नितिन को अपनी बैक साइड से आवाज़ आई, बेटा ये कोई इंसान नहीं है। नितिन ने पलट कर देखा तो कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था। नितिन ने कहा कि आप कौन हैं और मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और मेरे घर के गैराज में आप क्यों आए हैं। जिस पर उसने ये कहा कि मैं इधर पास ही रहता हूँ और मैं रोज़ यहाँ से गुज़रता हूँ। ये जो हवेली तुमने ख़रीदी है ये हवेली जन्नत की हवेली मशहूर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसेब हैं, यहाँ पर 4 बच्चे दिखाई देते हैं, एक औरत दिखाई देती है और एक बूढ़ी औरत जो बेतहाशा डरावने चेहरे वाली है। यहाँ पर जो कोई भी आता है उनका इसी तरह से उनको मार दिया जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, चाहे वो कोई औरत हो या बच्चा, उनको यहाँ पर कोई ज़िंदा नहीं रहने देता। तभी नितिन ने ये कहा कि आप कैसे कह सकते हैं ये बात। तो उस बूढ़े ने ये पूछा कि तुम्हारी बीवी सबसे पहले कहाँ गई थी जब तुम लोग इस घर में आए थे। नितिन ने ये कहा कि वो सबसे पहले बेसमेंट में गई थी, उसको 4 बच्चे वॉशरूम की तरफ लेकर गए थे। उस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ अंदर चल के देखता हूँ, तुम्हारी बीवी की लाश इसी घर में कहीं होगी। जैसे ही वो बेसमेंट में नीचे आए तो उसके एक कोने में नीता की लाश पड़ी हुई थी और उस बच्चे की लाश भी पड़ी हुई थी और उसके पास कोई भी वहाँ पर वॉशरूम नहीं था और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। नितिन वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उस बूढ़े ने महल्लेदारों को इकट्ठा किया और नितिन को हॉस्पिटल पहुंचाया। जब नितिन को होश आया तो उसने ख़ुद को हॉस्पिटल में पाया। उसने ये कहा कि मैं अमेरिका में था, मुझे जब इंडिया वापस आना था तो मैंने ऑनलाइन ऐड देखकर ये हवेली ख़रीदी थी। ये हवेली मुझे बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मिल रही थी। मुझे ये था कि इतनी बड़ी हवेली है तो चलो मैं इसी को ख़रीद लेता हूँ। लेकिन जो हवेली की तस्वीरें मैंने देखी थी वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ पर यह हवेली बिल्कुल नई नवेली थी। वहाँ पर मुझे इसको देखकर अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कोई खंडर है या इतने कदीम अरसे से बंद हवेली है, जिस पर पास खड़े आदमियों का, महल्लेदारों का और पड़ोसी का ये कहना था कि इस हवेली को खाली हुए भी 50 से 60 साल हो गए हैं। हम लोगों के बचपन की बात है, तब से ये हवेली खाली और पुरसरार है। यहाँ पर रात के टाइम बच्चों के हंसने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। इस हवेली का कोई भी मालिक नहीं है, इसके मालकान भी मर चुके हैं। इस हवेली पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। इस हवेली में अगर गलती से भी कोई रहने के लिए आता है तो उसकी जान चली जाती है। बहुत से लोगों ने दावा किया कि वो इस हवेली के मालिक हैं। इसकी फेक कीज़ बनवा कर यहाँ पर रहने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग जाते हैं जब वहाँ पर किसी की मौत होती है। नितिन ने जब ये बातें सुनी वो बहुत ज़्यादा रोया कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसकी बीवी, उसका बच्चा तक मर गए। उसने उस हवेली को वहीं छोड़ा और वापस अमेरिका चला गया। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सुहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैंने नया नावल स्टार्ट किया है, शमशान ए हमीद का। बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला नावल है, बहुत हॉरर नावल है। आज उसकी 2nd एपिसोड मैंने शेयर की थी। हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर विज़िट करें। मेरे जिन लिसनर्स ने अभी तक मेरे न्यू चैनल नावल हॉरर चैनल को, हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शमशान नावल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, जिस पर आपको अफसानवी नावल और कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें।
मुझे दें कल तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।